अब आते हैं असली मुद्दे पे। आपको पता है कुछ दिन पहले सिरसा के एक नेता गोपाल कांडा ने एक सच बोला था और उस सच ने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया। गोपाल कांडा ने जो बोला आपने सुना होगा, और खासकर मेरे हलके को लेकर बोला, तो जवाब देना बनता है। गोपाल कांडा के बाद खट्टर साहब बोलते हैं, खट्टर साहब के बाद अर्जुन चौटाला बोलते हैं, और उसमें मेरे को लेकर भी कुछ बातें कही जाती हैं। इसलिए इस मसले पर जवाब देना हमारा बनता है। गोपाल कांडा ने दरअसल वो सच उजागर कर दिया, जो सच सिरसा की जनता को तो पता था कि बीजेपी और इनेलो मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन शायद हरियाणा के किसी कोने में बैठे दूसरे लोगों को इतना पता नहीं था कि उस चुनाव में इनेलो और बीजेपी का गुप्त समझौता था। सो गोपाल कांडा ने उस सच को उजागर कर दिया, यानी खुलासा कर दिया कि कैसे रानिया की सीट को बचाने के लिए, और उसमें वो बोल रहे हैं गोपाल कांडा कि खट्टर साहब का जब फोन आता है तो वो बोलते हैं भी ये भी कांग्रेस ले जाएगी सीट, तो इसको बचाओ, मतलब इनेलो की सपोर्ट करो। तो इसका मतलब साफ था कि वो डरे हुए थे, बैकफुट पे थे सभी, कि रानिया की सीट भी कांग्रेस के खाते में चली जाएगी, इसलिए इसको बचाना है। सो खट्टर साहब का ये बोलना कि इनेलो के लिए कुछ करो, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी इनेलो का सपोर्ट कर रही थी। और हम उस वक्त भी, मैं सभी को बोल रहा था कि इनका एक समझौता है आपस में, आप सभी समझिए, और समझौते के तहत ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने बहुत जागरूक किया लोगों को कि आप समझिए। गोपाल कांडा जी ने जब ये बोला तो आपको पता है कि उसके बाद खट्टर साहब का बयान आता है, और खट्टर साहब ने क्या बोला, वो एक तरीके से इशारा था कि गोपाल कांडा आप चुप रहें, मतलब गोपाल कांडा आप कोई और खुलासा ना कर दें या कुछ और बात ना बोल दें। इसलिए उन्होंने गोपाल कांडा को एक नसीहत दे डाली कि जमीन पर रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए। तो इसका मतलब साफ था कि इस मसले पे कोई और सच उजागर ना हो जाए, तो यहीं इसको स्टॉप कर दिया जाए। उसके बाद अर्जुन चौटाला का बयान आता है, आपको पता है। और अर्जुन चौटाला क्या बोलते हैं? अर्जुन चौटाला बोलते हैं कि गोपाल कांडा तो एक बिजनेसमैन है, गोपाल कांडा ने पीछे कई पार्टियों का साथ दिया है और वो तो अपना फायदा देखते हैं। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इनको अभी पता चला है कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है। क्या इनको पहले पता नहीं था कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है और वो कई पार्टियों में इधर उधर उनका सहयोग रहा है? क्या इनको अब पता चला कि गोपाल कांडा एक बिजनेसमैन है, उन्होंने फायदे के लिए किया? ये बात इनको पहले ही मालूम थी, लेकिन अब उस बात को दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। और अर्जुन चौटाला ने एक बात और बोली है, वो ये, उन्होंने कहा कि किसी को वहम नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि खट्टर साहब उनका इस्तीफा ले लें, वहम निकल जाएगा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो ये बात मुझे अच्छी लगी उनकी कि उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है कि वहम निकल जाएगा सभी का, इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा उनको कि खट्टर साहब इस्तीफा नहीं लेंगे। खट्टर साहब के पास ऐसी अभी कोई पावर नहीं है कि वो इनसे इस्तीफा लें। इस्तीफा खुद देना पड़ता है। कोई भी विधायक है, अगर वो दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, दोबारा मैदान में आना चाहता है, तो उसको इस्तीफा खुद देना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस नेक काम में देरी उनको नहीं करनी चाहिए। इस्तीफा देने की अगर उन्होंने बात की ही है और उन्होंने कहा है कि कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो फिर उनको इस काम में देरी नहीं करनी चाहिए और इस्तीफा दे देना चाहिए। और निश्चित तौर पर पता चल जाएगा कि जो वहम अगर किसी को है तो वो निकल जाएगा। बाकी किसी और को वहम नहीं है। सभी को पता है कि बीजेपी और इनेलो मिलके चुनाव लड़ रहे थे, ये सभी को पता है, और इसमें किसी को वहम नहीं है। वहम है तो इनको, मेरे को लगता है इनेलो वालों को वहम है। इनको लगता है कि ये अपने दम पर
चुनाव जीत गए। अब तो जब पाक साफ हो गया है, कांडा साहब और वो इनके सहयोगी हैं। अब देखिए, कांडा साहब कोई विपक्ष के नहीं है, इनके सहयोगी हैं। और इनको पता था कि कांडा साहब का बीजेपी के साथ समझौता है, फिर भी मेरे को वो बात याद आ रही है, इनके सहयोगी हैं, वो दोस्त हैं। वो एक गाना था ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये तो बात वो होगी भी, कांडा साहब ने ही खुलासा कर दिया, जिसको ये अपना दोस्त बताते रहे हैं, जिनके साथ मिलके ये चुनाव लड़े। तो जो मौजूदा विधायक अर्जुन चौटाला बोल रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा, और रानिया की जनता भी यही चाहती है फिलहाल, क्योंकि रानिया में अगर आप जाएं तो रानिया की जनता यही कहती है कि भाई वहाँ जाना तो दूर, उनके फ़ोन तक भी नहीं उठाए जाते। तो रानिया की जनता अब निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है, और बदलाव उस वक्त भी चाहती थी रानिया की जनता। लेकिन आप देखिए किस तरीके से षड्यंत्र के तहत, गुप्त समझौते के तहत, यानी सारी शक्तियां हमारे खिलाफ काम कर रही थी, सारी शक्तियां। और किस किस का सहारा लेकर इनेलो ये सीट जीती है, ये कांडा साहब ने खुलासा कर दिया है। और इस बात के लिए गोपाल कांडा को मैं थैंक्स कहूंगा कि कम से कम देर ही सही, लेकिन देर से दुरुस्त आए हैं, और ये सच उन्होंने सिरसा के लोगों और पूरे हरियाणा के लोगों के सामने रख दिया कि भाई किस तरीके से गुप्त समझौते के तहत ये दोनों पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ रही थी। दूसरा, एक अर्जुन चौटाला ने और स्पेशल मेरे पर कमेंट किया है, वो आपने सुना होगा। जब सर्वमित्र का सवाल आया तो उन्होंने ये कहा कि सर्वमित्र पत्रकार अच्छे हैं, वो पत्रकारिता करें, लेकिन राजनीति नहीं। क्यों? क्या कोई आम घर का लड़का राजनीति नहीं कर सकता? क्या सिर्फ यही राजनीति करेंगे? हमारे जैसे जो आम घरों के लड़के हैं, क्या उनका पॉलिटिक्स में आना मनाही है? तो मैं यही कहूंगा कि पत्रकारिता में खुद मान रहा है कि पत्रकार अच्छे थे, तो हम पत्रकार अगर अच्छे थे तो हम पॉलिटिक्स में भी अच्छे के लिए ही आए हैं, और अच्छे तरीके से ही हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए उनका बॉडी लैंग्वेज, कि वो शायद आम घरों के बच्चों को अपने सामने, और ख़ासकर जब मुकाबला इतना ज़बरदस्त था और इनकी हालत क्या थी, शायद इस चीज़ को अब वो बर्दाश्त जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने एक बात और कही, ध्यान से सुनिएगा, कि सर्वमित्र का क्या होल्ड है। वोट तो पूरा पार्टी का था। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक तरफ 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं लोग, 4 पीढ़ियों से, चौधरी देवीलाल के समय से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा तामझाम है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, काडर, संगठन, हर चीज़ उनके पास है। और एक तरफ 40 दिन भी नहीं हुए थे हमें राजनीति में, 40 दिन भी प्रॉपर नहीं हुए थे, फिर भी हम जीत रहे थे। अब देखिए, एक तरफ 4 पीढ़ियां चुनाव लड़ रही हैं, और एक तरफ 40 दिन भी नहीं आए, और फिर आप जीते कैसे? जब कई सारी शक्तियां आपके साथ काम कर रही थी, आप अकेले नहीं थे, कई सारी शक्तियां आपके साथ काम कर रही थी। उन्होंने एक बुगी का उदाहरण दिया था, और उस बुगी के उदाहरण में भी वो अहिंसा की ही बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा। तो बुगी के उदाहरण पे मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आपकी बुगी थी ना, उसमें टायर किसी और के लगे हुए थे। खट्टर साहब ने बता दिया कि वो टायर किसके लगे हुए थे, तो आपकी बुगी तो वहीं खड़ी रहती। मेरे को लगता है शायद 2 सीटों पर भी नहीं पहुंचनी थी, वो किसी और की हेल्प से 2 सीटों तक पहुंच गई, यानी टायर उस बुगी में किसी और के थे। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सच्चाई है वो अब बाहर आ गई, और सच्चाई बहुत से लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, खासकर अब वो कह रहे हैं कि खट्टर साहब खुद आके बताएं। अब खट्टर साहब खुद थोड़ा बताएंगे, खट्टर साहब हाँ थोड़ा बोलेंगे। जब समझौता गुप्त था, और गुप्त समझौते को कैसे बोल सकते हैं? वो तो चाहेंगे ना कि ज्यादा से ज्यादा समय तक ये समझौते को गुप्त ही रखा जाए। इसलिए ये मुद्दा काफी गर्म है इस वक्त। आपको पता है पूरी हरियाणा की राजनीति पे इस पे चर्चा हो रही है कि किस तरीके से, खासकर रानिया, और एक बात मैं और बता दूं, ना सिर्फ रानिया, आप सभी को पता है पूरे हरियाणा में
इनेलो और बीजेपी का ये जो गुप्त समझौता था, इसमें 3 सीटों पर, एलनाबाद, रानिया और डब वाली 3 सीटों पर इनेलो के मुताबिक बीजेपी ने अपने कैंडिडेट दिए। ये आप सब जानते हैं, यानी सिरसा वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हरियाणा वाले पूरे नहीं जानते तो मैं बता दूं, 3 सीटों पे इनेलो के कहने पे बीजेपी ने डमी कैंडिडेट दिए। ये आपको भी पता है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि वो यहां से नहीं जीत पाएंगे। इनेलो के अगर 1-2 जीत गए तो इनेलो के विधायकों का सहारा ले लेंगे, क्योंकि एक ही बात है। इसलिए एलनाबाद, रानिया और डब वाली बीजेपी के डमी कैंडिडेट थे, ये आप सबको पता है, ताकि इनेलो के नेताओं को या इनेलो पार्टी को वहां से फायदा मिले। बाकी पूरे हरियाणा में 87 सीटों पर इनेलो ने बीजेपी के मुताबिक अपने कैंडिडेट दिए थे, ताकि कांग्रेस को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। कांग्रेस को कौन नुकसान पहुंचा सकता है? तो ये सब मिल के अंदर खाते चल रहा था, हरियाणा के लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए। अब आप देखिए कि लोग कुछ और सोच रहे थे, लेकिन आप देखिए उनकी भावनाओं से खेलकर गुप्त तरीके से एक दूसरे की हेल्प ये लोग कर रहे थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कहते हैं कि हम ही सिर्फ, इनको कोई और अच्छा नहीं लगता। आप उनका अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, सिरसा लोकसभा में आपको पता है 9 विधानसभा सीटें हैं, और 9 विधानसभा सीटों में से 3 रिजर्व सीटें हैं। अब 3 रिजर्व सीटों पर तो ये खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, बाकी बच गई 6 सीटें। 6 सीटों पर आप देखिए कि एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे थे। ध्यान से गौर कीजिएगा इस बात पे, एक ही परिवार के चुनाव लड़ रहे थे 6 में से 5 सीटों पर। आप देखिए एलनाबाद से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, रानिया से खुद चुनाव लड़ रहे हैं, डबवाली से इनके ही चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अभय चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य चौटाला, फतेहाबाद से सुनैना चौटाला और टोहाना से इनके दोहते यानी इनके भांजे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये लोगों को पता होना बड़ा जरूरी है कि सिरसा लोकसभा की 6 सीटें जो जनरल में आती हैं, उन 6 में से 5 पे एक ही परिवार ये चुनाव लड़ रहा था। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ 4 पीढ़ियां और एक तरफ एक आम किसान परिवार से मैं निकल के आया और स्ट्रगल किया। ये कहते हैं ना कि सर्वमित्र का क्या है, तो मैं ये कहता हूं कि चौधरी देवीलाल जी की लेगेसी को आप छोड़ के मैदान में आ जाइए। चौधरी देवीलाल जी को आज भी हम याद करते हैं और सभी याद करते हैं, बड़ी शिद्दत से, बड़ी रिस्पेक्ट से उनका नाम लेते हैं। लेकिन कई बार तरस आता है, और हरियाणा के लोगों को भी तरस आता है कि चौधरी देवीलाल की पार्टी का आज हाल क्या हो गया है। ज्यादातर उनके नेताओं की जमानत जब्त क्यों हो रही है। इनको इस बात पर मंथन करना चाहिए कि पार्टी का आज हाल क्या हो गया है। अगर 2 सीटें आई हैं तो वो भी बीजेपी की मदद से आई हैं, और बीजेपी अगर मदद ना करती, खट्टर साहब अगर मदद ना करते, तो वो 2 सीटें भी नहीं आनी थी। तो तभी मैं कहता हूं, एक तरफ वो परिवार चौधरी देवीलाल जी का 4 पीढ़ियों से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक तरफ आम किसान परिवार का एक लड़का जो स्ट्रगल करके, जिसने नाम मुकाम बनाया, और अगर पॉलिटिक्स में आया तो वो इनको भाया नहीं, वो इनको अच्छा नहीं लगा कि एक आम परिवार का लड़का हमें टक्कर कैसे दे सकता है, ये कैसे हो सकता है। और लास्ट में जब बैकफुट पर थे, सभी डरे हुए थे, तो फिर किस किस शक्ति का सहारा लिया वो अब आपके सामने है। यानी खुद इनके लोग एक दूसरे का खुलासा कर रहे हैं, एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, मतलब किसी और को की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए ये मसला था। अभी आपके कोई भी सवाल हैं साथियों के तो आप हमें कर सकते हैं। मेरा सवाल है, आप जो इनेलो, बीजेपी और कांडा जी, इनकी रणनीति को बात नहीं पाए, चाणक्य नीति जो उन्होंने अपनाई। ना मैं तो बोल रहा था। आप देखिए, मैं, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो जर्नलिस्ट है वो सब जानता है। मैं आपको बताऊं, हमें सब पता था कि कौन क्या कर रहा है, गुप्त समझौता। और मैं, आप देखिए मेरी कैंपेनिंग उठाकर देख लीजिए, मैं लोगों के बीच में यही जाकर बोल रहा था कि भाई ये मिले हुए हैं, इनकी अगर 1-2 सीट आ गई तो ये बीजेपी के साथ ही जाएंगे इनेलो वाले। गुप्त समझौता है इनका, आप इस बात को समझो, ठीक है। लेकिन आप सारी शक्तियां जब मिल जाती हैं, आप देखिए
इतना कुछ ताम झाम। और एक बात मैं आपको और बता दूं, रानिया पूरे जिले को भी कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया, पैसा फेंक कर। पूरे हरियाणा की अगर हम चर्चा करें ना, तो सबसे ज़्यादा पैसा रानिया की कुछ सीटों पर लगा है। कितना पैसा आपको भी पता है, करोड़ों की तादाद में, बोरियों में ऐसे पैसा बहाया गया है। कौन लोग हैं ये पैसा बहाने वाले? वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा कहाँ से आया था? ये सारी चीज़ें मैं तो उस वक्त बोल रहा था। लेकिन आप देखिए, एक तरफ सारी शक्तियाँ, पैसा, ताम झाम, सरकार लगी हुई है, और एक तरफ हम अकेले। हमारा तो संगठन भी नहीं था, हमारी पार्टी का तो कोई कैडर भी नहीं था इस वक्त, संगठन भी नहीं था, है ना, पैसा भी नहीं था। हम थे और सामने कौन थे आप देखिए। और फिर भी वो बोल रहे हैं कि इनका क्या होगा। एक बात और बता दूं, इनकी खुद की पार्टी है, घर की पार्टी है। बहुत पहले इनका ऐलान हो गया था कि अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ेंगे। बहुत पहले कैंपेनिंग ये शुरू कर रहे थे, मतलब मेरे से तो पहले 3-3 बार ये गांवों में जा भी आए थे। और जब इन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया था तो इनके लोग पता क्या बोल रहे थे कि 40,000 से जीत होगी, कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट आ जाए 40,000 से इनकी जीत होगी। लेकिन जैसे ही हम आए, वो 40,000 ऐसे गिरना शुरू हो गए, और कहां तक आ गया? 4,000। ये है होल्ड, जो वो पूछ रहे हैं ना कि क्या है। तो ये मैं बताता हूं कि जो आप 40,000 की जीत मान रहे थे ना, और वो 4,000 पे आ गई, और वो भी किसकी मदद से? वो बीजेपी की मदद से। और भी कई सारी शक्तियां वो बीजेपी की मदद से आई, और बीजेपी अगर मदद ना करती तो फिर नतीजा क्या होना था, ये सब लोग जानते हैं। जिस मित्र अर्जुन ये बोल रहे हैं कि यदि अभी भी कोई डाउट है तो मैदान में फिर आ जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और दोबारा से चुनाव लड़ते हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। और मैं तो ये कहूंगा कि काल करे सो आज कर, राज करे सो अब। इस्तीफा होना चाहिए। और मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो चीज बोलते हैं उस पर खरे उतरते हैं, यानी जुबान के पक्के हैं। यही माना जाता ना, जुबान के पक्के हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपने इस्तीफे की बात कही है और आप कहते हैं कि कई लोगों का वहम निकल जाएगा, तो ये वहम निकलना ही चाहिए। और रानिया की जनता भी चाहती है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस्तीफा देकर आएं। और एक बात और बता दूं, पिछली बार तो बीजेपी ने साथ दे दिया, इस बार बीजेपी साथ नहीं देगी, ये सोच लीजिएगा। हालांकि मुझे पता है इस्तीफा नहीं देंगे ये लोग। बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है, बहुत फर्क है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपने बात बोली है, सरेआम बोली है, कई लोगों का वहम निकालने की बात की है आपने। खट्टर साहब का भी वहम निकालने की बात की उन्होंने, हम सभी का वहम निकालने की बात की है। तो ये वहम निकल ही जाना चाहिए। आइए मैदान में, मैदान खुला पड़ा है, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। आप दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, एनएलओ की बात कर रहे हैं। आपने आरोप अपनी पार्टी के लोगों पर भी लगाया था कि कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर रहकर भी आपको नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल किया, क्या कहेंगे? बिल्कुल किया। मैं तो मानता हूं, मैं सच हमेशा मानता हूं। हमारी पार्टी, आपको पता है कि सरकार आ रही थी, और खासकर मेरे हल्के में बात करूं तो बहुत से लोग जो हमारे लोग थे उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। मैंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे ये बात रखी है, बाकायदा विद नेम बात रखी है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर हर किसी का फीडबैक हम सभी ने, ना बहने, सभी कैंडिडेट्स ने ऊपर दे दिया है कि किस किस ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, कौन कौन लोग। ये हमारे वाले लोग भी इधर साथ दे रहे थे। मैं कह रहा ना, कई सारी शक्तियां, तभी मैं बोल रहा हूं, कई सारी शक्तियां, सिर्फ बीजेपी नहीं, कई सारी शक्तियां इनके साथ काम कर रही थी, तब जाकर बात बनी है। ऐसे बात नहीं बनने वाली। यही शक्तियां थी जो आपने 9 बूथों की रिकाउंटिंग की बात करी थी, वीवीपैट और उसको लेकर, ईवीएम को लेकर। यही शक्ति आपने बहुत अच्छी बात की, मैं बात भूल रहा था, आपने याद दिला दी मेरे को। जब मैंने रीचेकिंग और वेरिफिकेशन का अप्लाई किया तो काफ़ी समय बाद वो आया। मैं आपको बता दूं, शायद किसी को पता ना हो, और शायद पहली बार ऐसा है। मुझे ये भी पता चला है कि चेकिंग और वेरिफिकेशन को रुकवाने के लिए भी इन लोगों ने खट्टर साहब को फोन किया था कि चेकिंग और वेरिफिकेशन को रुकवाया जाए या फिर टाल सकते हो जितना समय टाला जाए। ध्यान से सुनना। और एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं, शायद एक फोटो भी है। चुनाव के जब नतीजे आए थे तो आपने देखा होगा, थोड़े दिन बाद ही ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को।
थोड़े दिन बाद ये मुलाकात हुई थी दिल्ली में। अभय चौटाला, उनके बड़े बेटे करण चौटाला खट्टर साहब से दिल्ली में मिले थे। इस मुलाकात का मकसद क्या था, लोग भी जानना चाहते हैं। इस मुलाकात का मकसद क्या था कि चुनाव नतीजों के थोड़े दिन बाद ये मुलाकात दिल्ली में होती है। क्या थैंक्स करने गए थे रानिया वाली सीट को लेके, या एक चर्चा और है कि जिला परिषद की चेयरमैनी को बचाने के लिए गए थे? नोट कीजिए इस बात को, क्योंकि चर्चा उस वक्त भी हुई थी कि इलेक्शन के तुरंत बाद ऐसी क्या बात हुई कि खट्टर साहब के पास गए हैं, मीटिंग की है। अब वो चीजें सामने आ रही हैं जो कांडा साहब ने बोला है ना, अब वो चीजें कई सारी सामने आ रही हैं। तो मैं तभी कहना चाहता हूं कि अब पाक साफ चीजें सामने आ गई हैं, खुलासे हो गए हैं, और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हम तो आना भी नहीं चाहते थे सामने, हमें तो नाम लेके टारगेट किया गया, सर्वमित्र का नाम लेके टारगेट किया गया। और जब सर्वमित्र का नाम लेकर टारगेट किया गया तो जवाब देना तो हमारा बनता है, जवाब हम देंगे। सर्वमित्र एक और बात है, उन्होंने बोली है कि आपके ससुराल वाले ही खुद उन्होंने वोट डाले। मुझे हंसी आती है, मुझे ना बड़ी हैरानी भी आती है। कम से कम सर कोई सलाहकार तो होंगे इनके, भाई टीम है, संगठन है, सलाहकार रखे होंगे, सलाहकारों से पूछ ले। या तो सलाहकार आपको सही से जानकारी नहीं दे रहे हैं, और या फिर आपको नहीं पता है। उन्होंने एक बड़ी बात बोली कि सर्वमित्र के ससुराल वालों ने मुझे वोट डाले। मेरे ससुराल शमशाबाद पट्टी में है, पता है ना, बिल्कुल सिरसा के साथ। उनके वोट कहाँ है? सिरसा विधानसभा, है ना। सिरसा विधानसभा वाले रानिया में वोट कर सकते हैं क्या? आप मुझे बताइए। सिरसा विधानसभा के लोग रानिया में वोट जाके करेंगे? अर्जुन चौटाला को करेंगे? नहीं, उन्होंने इलेक्शंस के दौरान फोटो भी जारी किए, वो पटका पहनाते हुए थे कुछ। तो उसमें लिखा है बकायदा सिरसा विधानसभा के, आप उनकी पढ़िए, सिरसा विधानसभा के सर्वमित्र की ससुराल ने भी उनको सपोर्ट किया। अब भाई सिरसा विधानसभा में वो है ना, तो सिरसा वाले इनको वोट कैसे कर देंगे? मतलब कम से कम जानकारी तो जुटा लो। इतना बड़ा झूठ आप बोल रहे हैं, उससे पहले सोच तो लो थोड़ा बहुत आप बोल क्या रहे हैं। और दूसरा, अगर मेरी ससुराल के गांव में से अगर एक परिवार को बुला के ये पटका पहना देते हैं तो क्या मेरी पूरी ससुराल इनके पास चली गई? मेरे ससुराल वाले तो मेरे साथ थे, मेरे साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं, उनकी पूरी रिश्तेदारी मेरे साथ कैंपेनिंग कर रही है रानिया में। और एक बात और बता दूं, ये इन्हीं के थे पहले लोग, इन्हीं के पार्टी के। दोबारा ये प्रोपेगेंडा इनकी ओर से किया गया कि चलिए एक प्रोपेगेंडा करते हैं, एक मैसेज देते हैं कि ये देखिए उनका परिवार मन से। दोबारा पटके पहनाए गए और ये शो किया गया। आज जाके पता करो, जिनके अभी पटके पहनाए गए थे ना, ये गोपाल कांडा के साथ है, इनके साथ भी नहीं। तो आप देखिए कितने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, लेकिन झूठ टिकता नहीं है। झूठ कैसे टिकेगा? तो सर्वमित्र इस तरह जो ये गुप्त समझौतों की जो ये राजनीति है, कैसा क्या मानते हैं? सारी गलत है, बिल्कुल गलत। देखो खुलकर सामने आना चाहिए। मैं कहता हूं जब युद्ध होता है ना, तो जो सेनाएं होती हैं वो आमने सामने होती हैं और एक दूसरे के बारे में पता होता है कि मेरे सामने कौन लोग हैं और मुझे अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनानी है। खुलकर आए ना सामने, कौन कौन है आप लोग, बताओ आप कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, तो पता चले, मजा तभी आता है। जनता को भी पता हो। अब जनता के साथ धोखा किया। एक बात और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस हिसाब से तो बीजेपी ने अपने ही कैंडिडेट के साथ धोखा किया है। आप देखिए, किया कि नहीं किया? किया। अपने कैंडिडेट उतारे और उनको वोट नहीं डलवाए। वोट किसको डलवाए? इनेलो। अपने कार्यकर्ताओं के साथ धोखा किया, अपने कैंडिडेट के साथ धोखा किया। और अब ये चर्चा में सुन भी रहा हूं, उनके कुछ ग्रुप्स हैं बीजेपी के, उन ग्रुपों में उनके लोग, बीजेपी के लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये इतना बड़ा धोखा, ये क्या चल रहा है। तो अब आप देखिए किस तरह से पार्टियां अपने ही लोगों के साथ भी धोखा करती हैं, किसी और को जिताने के लिए, हराने के लिए गुप्त समझौते होते हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। एक तरफ सर्वमित्र अकेला और दूसरी तरफ सरकार, इनेलो, कुछ और हमारे वाले, कितने लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पैसा कितना, रानिया में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा पैसा चला हुआ।
तो किसी से पूछिए। आपको लगता नहीं कि जो आपके साथ महारानियां विधानसभा में बीती तो वही कहानी सिरसा गोकुल के साथ भी वही बीती थी? बीजेपी ने वहां भी सरेंडर कर दिया था, अपना कैंडिडेट ही वापस ले लिया था। समझौता था ना वहाँ, तो गोपाल कांडा के साथ समझौता था, अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। अब देखिए, आप चेक कर लीजिए ना, रानिया, एलनाबाद और डबवाली के इनके कैंडिडेट चेक कर लीजिए। जो कैंडिडेट इन्होंने दिए, इससे मजबूत कैंडिडेट इनके पास थे या नहीं, आप मुझे बता दो। बीजेपी के पास थे ना? एलनाबाद में मजबूत कैंडिडेट नहीं था? कोई बता दो आप मुझे। मीनू बेनीवाल थे ना एलनाबाद में, सबसे मजबूत कैंडिडेट माने जाते थे ना, उनको टिकट क्यों नहीं दी? तो सौमित्र अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्या न्यायपालिका में जाया जाएगा या चुनाव आयोग में शिकायत की जाएगी उनकी मिली भगत को लेकर? देखो, ये गुप्त समझौते को लेकर क्या कर सकते हैं आप मुझे बताएं, ठीक है? हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पे जो चेकिंग एंड वेरिफिकेशन हुआ था ना, उसके लिए दोबारा मैं नई अपडेट थोड़े दिनों में दूंगा। उस पर एक बड़ी बात और सामने आई, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? हाँ, उसमें मैं एक बड़ी बात आपको फिर आज इसी मैटर पे हम करते हैं, क्योंकि वो मामला अलग हो जाएगा, तो फिर मैं उस पर बताऊंगा। के लिए आगे जाएंगे ना? किसमें बांटे थे रानिया? आपको इतना पता है पैसे बंटे हैं, तो किसमें बांटे हैं ये भी बताइए। आप लोगों से जाके पता करो कि पैसे किसने बांटे, और बोरियों के हिसाब से। आपको पता 30-35 लाख रुपए पकड़े भी गए थे रानिया में, एक गाड़ी पकड़ी गई थी ना, याद है ना? पकड़ी गई थी 30-35 लाख रुपए की गाड़ी। लेकिन क्लियर नहीं हुआ था किसकी है, आप बता दो थोड़ा। अब वो इनमें से दोनों में से किसकी हो सकती है, आप अंदाजा लगाओ। आप ही बताइए, आप ही बता दीजिए। भाई, इलेक्शन कमीशन ने मुझे तो बताया नहीं ज्यादा पैसे गाड़ी किसकी है। अब सरोमित्र के पास तो पैसे है नहीं कि किस उसके पकड़े जाएंगे, है ना? तो अब देखिए किसके, वो मतलब 30-35 लाख तो सिर्फ वो ये पकड़ी गई। तो आप सोचिए कितना पैसा चला होगा, कितना पैसा बटा होगा इसका। अपन मैं सुन रहा हूँ कि एक छोटे से गांव में 20 लाख तक रुपया गया है, और एक बड़े गांव में 50-60 लाख रुपया तक भी गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्शन को कैसे मैनिपुलेट किया गया, कैसे मैनिपुलेट किया गया, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन रानिया में तो चर्चा ये है कि हर साल हर बार इलेक्शन ऐसे ही होता है। पहले गोविंद कांडा चुनाव लड़ते थे तो लोग 3 दिन का इंतजार करते थे। चर्चाएं तो ये शुरू से चलती आ रही है, परंपरा यही है रानिया। तभी मैं कह रहा हूँ ना कि पूरे हरियाणा में चर्चा है कि सिरसा को, इस वजह से भी सिरसा हमारा बदनाम होता है कि सिरसा में इतना पैसा वोट खरीदे जाते हैं। यानी लोकतंत्र में अगर आप वोट खरीद के अगर कुछ कर रहे हैं तो फिर काहे का लोकतंत्र, आप मुझे बताइए। गुप्त समझौते आप कर रहे हैं, आप वोट खरीद रहे हैं, तो फिर आप मुझे बताइए, गलत है ना? ये सिरसा बदनाम हो रहा है। लोगों को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि कम से कम ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS